Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kanwar Kalim Humayun and I am lecturer at ISP. Today we are starting a new course जो कि इंटरनेट एंड वेब इंजीनियरिंग है. In this first lecture we will study the introduction of this course. First we will start with the outline. In this lecture what will be studied? First, course objective, course outcome, recommended books, what is internet, web server and web protocols, web application and conventional softwares, web development programming languages, client side and server scripting. First, students, we will start from the course objective. इस कोर्स को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? फर्स्ट, सबसे पहले अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है. एक पूरी दुनिया एक नेटवर्क के ऊपर है, ये किस तरह से बिल्ड हुई और किस तरह से नेटवर्क बनता है और इसके ऊपर किस तरह से कम्युनिकेशन होती है. एक वेबसाइट को किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको डिज़ाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज हमें आनी चाहिए वो हम क्या करेंगे, इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे. अब हमने डिस्कस करना है कोर्स आउटकम्स के बारे में, कि एक स्टूडेंट ये पूरे लेक्चर्स, ये पूरा कोर्स पढ़ने के बाद किस जगह पे खड़ा होता है, ये क्या उसको समझ आना चाहिए. ये पूरा कोर्स पढ़ने के बाद उसको वेब फ्रेमवर्क्स, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर मेन इश्यूज, डेवलपर्स के वेब के पर्सपेक्टिव के लिहाज से एक वर्किंग वेब एप्लीकेशन किस तरह से डिज़ाइन की जाती है वो उसको आनी चाहिए, और वेब प्रोसेस के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो उसको आने चाहिए. अब इस कोर्स के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस एक यूज होती हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट. कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं इस कोर्स के लिए. सबसे पहले वेब इंजीनियरिंग, फिर वेब इंजीनियरिंग अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच, डायनामिक HTML, जावास्क्रिप्ट और PHP एंड MySQL वेब डेवलपमेंट. सबसे पहले हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. उसके अंदर वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट इंटरनेट. इंटरनेट होता क्या है? आप सब स्टूडेंट्स जानते होंगे कि एक नेटवर्क क्या होता है. एक नेटवर्क क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस और कंप्यूटर. अब इसी नेटवर्क को अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे वर्ल्ड में फैला दें तो वो जो नेटवर्क बन जाता है वो हमारा नेटवर्क क्या कौन सा होता है? इंटरनेट. Let's see the definition of internet. The internet is the wider network that allows computer networks around the world run by companies, governments, universities and other organizations to talk to one another. इंटरनेट क्या है? एक वाइडर नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को अलाउ करता है पूरी दुनिया के अंदर, जिसको कुछ कंपनीज, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़ और अदर ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए. एक और एग्जांपल या डेफिनेशन हम इंटरनेट की देखते हैं. इसमें a global computer network providing a variety of information and communication facilities
consisting of interconnected networks using standardized communication protocols. अब इस डेफिनेशन के अंदर इंटरनेट क्या है कि एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि पूरे ग्लोबल में फैला हुआ है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वो कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही होती है। अब ये इंटरनेट वर्क किस तरह करता है? फर्स्ट, कंप्यूटर ए सेंड्स मैसेज टू कंप्यूटर बी। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर का जो नेम होता है वो उसका आईपी एड्रेस होता है। स्टेप 2, मैसेज जो कंप्यूटर ए ने सेंड किया है कंप्यूटर बी को, उस मैसेज को स्मॉलर पीसेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पैकेट्स। ये चीज़ें आपने सीसीएन कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर भी पढ़ी होंगी। पैकेट्स फिर सेंड किए जा रहे होते हैं राउटिंग नेटवर्क के ऊपर, करेक्ट आईपी एड्रेस के ऊपर, उस कंप्यूटर के ऊपर। फिर वो जो पीसेस होते हैं सारे के सारे, जितने भी पैकेट्स हमारे पास बनते हैं, बी के ऊपर मैसेज पहुंचने से पहले उन सारों को बी के एंड पे, कंप्यूटर बी के एंड पे वो सारे पैकेट्स ज्वाइन किए जाते हैं, और उसको एक मैसेज की फॉर्म में, जो मैसेज ए ने सेंड किया होता है वो उसको डिलीवर हो जाता है, वो बी को मिल जाता है। इसी तरह से हमारा जो इंटरनेट है वो काम कर रहा होता है। एक चीज़ जहन में रखने वाली है कि जो हमने ये स्टेप वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन किया है, ये वेरी कर सकता है नेटवर्क टू नेटवर्क। अब वेब और वेब सर्वर क्या होता है? www आप सबने सुना होगा, या सर्च किसी साइट को सर्च करते हुए भी आप लोग लिखते होंगे www। ये क्या होता है हमारे पास? वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि कॉमनली नोन एज द वेब, is an information system where documents and other web resources are identified by uniform resource locators. अब URL क्या होता है? URL हमारे पास क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। और इसकी एग्जांपल किस तरह से आप देते हैं? जिस तरह से आप एक साइट को सर्च करने के लिए ब्राउज़र के अंदर टाइप करते हैं www.google.com, अगर आपने गूगल की साइट को सर्च करना होता है या ओपन करना होता है। URL क्या होता है? ये उसका लोकेशन की तरफ लोकेट कर रहा होता है हमारे साइट को, which may be interlinked with by hypertext and are accessible over the internet. जो रिसोर्सेज उस नेटवर्क के ऊपर www के ऊपर ट्रांसफर हो रहे होते हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहे होते हैं? HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, एंड मे बी एक्सेस बाय यूजर्स बाय अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड अ वेब ब्राउजर। और उनको एक्सेस किसके थ्रू किया जा रहा होता है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या वेब जो होती है, ये पब्लिश किधर हो रही होती है? हमारे वेब सर्वर्स के अंदर। ये एक डायग्राम है जो कि डिफाइन करती है कि एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट जनरेट होती है और सर्वर के पास जाती है, वेब सर्वर के पास, फिर वो आगे किस तरह से प्रोसेस करके इन आउटपुट या रिस्पॉन्स दे रही होती है क्लाइंट को। इधर देखिए, सबसे पहले जो क्लाइंट होता है यानी कि यूजर, वो किस साइड पे होता है? हमारे पास वेब ब्राउजर के एंड पे। वो इधर से रिक्वेस्ट जनरेट करता है सर्वर को, वो वेब सर्वर के अंदर जाती है, वो फाइल प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद इन रिस्पॉन्स वो सर्वर क्या करता है? क्लाइंट को दोबारा से वो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड सेंड कर देता है। आगे इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन होती क्या है?
A web application is a software application that runs on a remote server. In most cases, web browsers are used to access web applications over a network such as the internet. Some web applications are used in intranets in companies and schools. अब वेब एप्लीकेशन होती क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि रन हो रही होती है एक रिमोट सर्वर के ऊपर, जिसको वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। और उन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए जो हम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर्स। कुछ वेब एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेट से चल रही होती हैं, एक कंपनी के नेटवर्क के अंदर चल रही होती हैं, वो बाहर किसी और नेटवर्क के ऊपर नहीं चल रही। ऐसी एप्लीकेशंस डेडिकेटेड होती हैं उसी कंपनी के लिए, और सेम एज इट इज डेडिकेटेड एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस स्कूल्स के लिए भी होती हैं। What are protocols? Protocols are sets of established rules and decided to how to format, transmit and receive data so computer network devices from servers and routers to endpoints can communicate regardless of the differences in their underlying infrastructures, designs और standards. Protocol क्या होता है? Set of rules जो कि डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपका डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होना है, किस तरह से रिसीव होना है, किस तरह से नेटवर्क डिवाइसेस, सर्वर, राउटर, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट किस तरह से कम्युनिकेट करती है। वेब के प्रोटोकॉल्स हैं, कॉमनली वेब के प्रोटोकॉल्स 3 हैं। कौन कौन से? FTP, SMTP, RTP। FTP क्या है? हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि यूज होता है लार्ज फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए या फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। SMTP हमारे पास प्रोटोकॉल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि यूज होता है किस लिए? मेल्स को सेंड करने के लिए, ईमेल्स को। RTP हमारे पास है रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि स्टैंडर्ड है ऑडियो और वीडियो फाइल्स को मैनेज करने के लिए। आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी किस में आती है? RTP के अंदर। फर्स्ट FTP इस तरह से काम कर रही होती है। FTP हमने पढ़ा अभी पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के अंदर फाइल्स को ट्रांसफर करने का होता है। अब ये किस तरह से एक क्लाइंट टू सर्वर या क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हमारी हो रही होती है? सबसे पहले एक क्लाइंट जिसने ए कंप्यूटर ने बी कंप्यूटर को एक फाइल सेंड करनी है। अब वो किस तरह से होगा? सबसे पहले उस क्लाइंट ए कंप्यूटर को FTP के थ्रू वो जाएगा किसके ऊपर? FTP के सर्वर पे। उस सर्वर से वो जाएगा आगे किसके ऊपर? बी के ऊपर, जो भी फाइल उसको मिलनी होगी। FTP is built on client-server model architecture using separate control and data connections between the client and the server. क्लाइंट सर्वर मॉडल को आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए FTP यूज होता है, जो कि डिफरेंट क्लाइंट्स और सर्वर के अंदर कनेक्शन बिल्ड हुआ होता है। सेकेंड प्रोटोकॉल हमने कहा था वो क्या है हमारे पास? SMTP। SMTP हमारे पास क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP किस लिए यूज होता है? इंटरनेट के ऊपर मेल्स के थ्रू मेल मैसेज को सेंड करने के लिए इस प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं। RTP हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर RTP के बारे में डिस्कस किया था। क्या RTP है? क्या रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क के ऊपर ऑडियो वीडियो फाइल्स को IP नेटवर्क के ऊपर सेंड करने के काम आता है, जिसके अंदर आपके पास आती है स्ट्रीमिंग मीडिया, टेलीफोनी, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस, एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब RTC, टेलीविजन सर्विसेज एंड वेब बेस्ड पुश टू टॉक फीचर्स।
ये सारी चीज़ें हमारी कौन से प्रोटोकॉल में आ रही होती हैं, RTP के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक वेब एप्लीकेशन को डिस्कस करते हुए है कि किस तरह से एक वेब एप्लीकेशन कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है, जो हमारे जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे डिफरेंट है। हम जनरल सॉफ्टवेयर में से हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी आती हैं, जो कि किसी एक स्पेसिफिक स्टोर के लिए, किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाए, या फिर जो हम एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं जैसे VLC, पावर पॉइंट, इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशंस, ये हमारे पास क्या है, जनरल सॉफ्टवेयर। इसको कंपेयर करते हुए वेब एप्लीकेशन किस तरह से अलग है। A web application is an application program that is stored on a remote server and delivered over the internet through a browser interface. अब एक सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, लेट्स सपोज VLC है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही, आपके इस लोकल कंप्यूटर के अंदर ही काम कर रहा होता है, ना कि वो किसी और के साथ अटैच होके दूसरे कंप्यूटर के साथ या दूसरे यूजर को फैसिलिटेट कर रहा होता है। या किसी स्टोर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन उस स्पेसिफिक स्टोर के लिए ही होती है, वो उसके अलावा उसके की ओर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो रिमोट सर्वर के ऊपर होती हैं। उससे क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू आप ब्राउज़र को यूज़ करते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उन एप्लीकेशंस को, कहीं पे भी बैठे हुए किसी भी डिवाइस के ऊपर। हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं वेब एप्लीकेशन का कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर के साथ। सिंस दे रन इनसाइड वेब ब्राउजर्स, अब जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो किसके ऊपर रन हो रही होती हैं, वेब ब्राउजर्स के ऊपर। डेवलपर्स डू नॉट नीड टू डेवलप वेब एप्स फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। हमें वेब डेवलपर्स को एक वेब एप्लीकेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाने की जरूरत नहीं होती। एक सिंगल एप्लीकेशन जो बिल्ड करता है वो ही एप्लीकेशन आपकी क्रोम पे भी रन हो जाती है, विंडोज में भी हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम X में भी हो जाती है, एप्पल मैकिन्टॉश वगैरह में भी हो जाती है। एक सॉफ्टवेयर को, एक वेब एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए आपको इंडिविजुअली हर सिस्टम में जाके अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एक वेब एप्लीकेशन हमारे पास एक रिमोट सर्वर के ऊपर होती है, तो आपने एक जगह पे एप्लीकेशन को अपडेट किया तो वो ऑटोमेटिकली पूरी जगहों पे खुद ब खुद अपडेटेड वर्जन यूजर के सामने आ जाता है। A web application may provide a more consistent user interface across multiple platforms using because the appearance is dependent on the browser rather than the operating system. अब जो आपके पास कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, लेकिन जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो आपके ब्राउज़र के ऊपर रन होती हैं डिपेंडेंटली। उनको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती या उनके ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके वेब ब्राउज़र को ज़रूरत पड़ती है। उस वेब ब्राउज़र के ऊपर आप कोई भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन। The data you enter into a web application is processed and saved remotely. अब जो वेब एप्लीकेशन के अंदर आप डाटा स्टोर करते हो वो रिमोटली स्टोर हो रहा होता है। आप उसको किसी भी डिवाइस के, मल्टीपल डिवाइसेस जैसे आपके पास लैपटॉप, मोबाइल, टैब, इसमें किसी के ऊपर भी आप उस फाइल को शेयर कर सकते हो या उसको यूज़ कर सकते हो बाय अपलोडिंग एट वन प्लेस, एक जगह पे अपलोड करें। जैसे अगर आपने कोई अपनी फेसबुक के ऊपर पेज, इमेज अपलोड की है, उस इमेज को आप मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अब वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती हैं। वो किस लिए होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो जनरली हमें लैंग्वेजेस चाहिए होंगी एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, उसके अंदर हमारे पास है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट जो कि हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, PHP डेटाबेस लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज
क्या होती हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? इज अ टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग for producing the code which can run software on the server side. In simple words, any scripting or programming that can run on the web server is known as server side scripting languages या server side scripting. server side scripting होती क्या है? In easy words, ऐसी लैंग्वेज जो कि सर्वर के एंड पे, सर्वर पे जाके प्रोसेस होती है, सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का फायदा क्या है कि आप एक कस्टमाइजेशन ऑफ वेबसाइट कर सकते हैं डायनामिकली। यानी कि एक वेब डेवलपर ने कोई कंटेंट एक साइट पे दे दिया है, उस साइट के ऊपर उस यूजर को कंटेंट चेंज करने के लिए हर बार डेवलपर को बुलाना पड़ेगा अगर वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में करके देता है। लेकिन वो क्या करता है? एक फॉर्म बना देता है, एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता है, एक डायनामिकली उसको पैनल दे देता है जिसके ऊपर वो अपने साइट का कंटेंट ऑनर चेंज कर सकता है। तो वो डायनामिकली वर्क करना लग जाता है। उसने अब जब भी ऑनर ने उस साइट का कंटेंट चेंज करना होगा, वो उस पोर्टल पे या एप्लीकेशन पे जाके उस कंटेंट को चेंज कर ले। इन दिस केस आपकी साइट जो है वो किस तरह से एक्ट कर रही है? डायनामिकली। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो सर्वर साइड के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर रन होती हैं, उनको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहले सर्वर, डेटाबेस, एपीआईज एंड बैक एंड वेब सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले एक ब्राउजर सेंड करता है रिक्वेस्ट टू सर्वर फॉर अ वेब पेज कंसिस्टिंग ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। द वेब सर्वर प्रोसेस द स्क्रिप्ट प्रायर टू सर्विंग द पेज टू द ब्राउजर। सेम वही स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियस एक स्लाइड के अंदर, एक इमेज के अंदर डिस्कस किया था कि एक वेब ब्राउजर से सर्वर तक किस तरह से रिक्वेस्ट जाती है, किस तरह से रिस्पॉन्स आता है, सेम वही आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। इन नेक्स्ट स्लाइड एक स्ट्रक्चर के साथ हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का किस तरह से आपस में रिलेशन है और किस तरह से रिक्वेस्ट जाती है और किस तरह से रिस्पॉन्स आता है। Here the processing of a script could include extracting information from a database. अब एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि आपकी डेटाबेस वेब सर्वर के अंदर होती है, तो उस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए होगी। मेकिंग सिंपल कैलकुलेशन और चूजिंग अप्रोप्रिएट कंटेंट दैट इज नॉट टू बी डिस्प्लेड इन द क्लाइंट एंड। जो भी एक सिंपल कैलकुलेशंस, आपकी अप्रोप्रिएट कंटेंट जो कि डिस्प्ले होना है किस एंड पे? क्लाइंट एंड पे। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जो भी प्रोसेस होगा वो सर्वर पे होगा और उस सर्वर का रिस्पॉन्ड हमेशा क्लाइंट वाली साइड पे आ रहा होगा जो कि ब्राउजर के ऊपर आ रहा होगा। कुछ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास PHP, पाइथन, रूबी, कोल्ड फ्यूजन, C#, जावा, C++। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हमारे पास क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। ये सर्वर के साथ के ऊपर जाके रन होती हैं और सर्वर के से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में is performed to generate a code that can run on the client and browser without needing the server side processing. हमने क्या कहा था कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कौन सी होती है? जो कि सर्वर पे जाके रन होती हैं, जिनको सर्वर चाहिए होता है अपने प्रोसेसिंग के लिए। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कौन सी है? जो कि कोड को जनरेट करती है और रन करती है क्लाइंट एंड पे। क्लाइंट एंड पे क्या मतलब है? हमारे पास ब्राउजर एंड के ऊपर। These types of scripts are placed inside an HTML document. ये सारी की सारी हमारे पास किसके अंदर प्लेस की जाती हैं? HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। As I mentioned before, the web requires 3 elements for its functioning, which are client, database and server.
द इफेक्टिव क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सर्वर लोड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो हमारा सर्वर लोड को किस तरह से कम करती है, किस तरह से रिड्यूस हो जाता है। हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में अगर हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML हमारे पास एक बेसिक लेआउट और स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। CSS हमारे पास स्टाइलिंग के लिए यूज हो रहा होता है। ये चीजें हम डिटेल इसी लेक्चर के अंदर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट होती है वो डायनामिकली हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट कर रही होती है। अगर हम HTML के अंदर 2+2 दें तो इन रिजल्ट वो आपको 2+2 प्रिंट कर देगा, 4 नहीं दे सकता। ये लैंग्वेज हमारे पास स्टैटिकली यूज हो रही होती है, इसके अंदर सिर्फ लेआउट प्रोवाइड करने के लिए हम ये लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारे पास डायनामिक लैंग्वेज है, ये डायनामिकली एक्ट कर रही होती है, ये हमारे पास प्रोसेस करके हमें रिजल्ट्स जनरेट कर रही होती है। अब किस तरह हमारे पास ये टाइम को रिड्यूस करती है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। The script can be written in two forms, at the server end back end और at client end server end। हमने क्या कहा कि हमारे पास दो साइड होती है स्क्रिप्टिंग की, एक हमारे पास क्लाइंट साइड, एक हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। डिफरेंस क्या होता है, जो क्लाइंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है उसके लिए उसको सर्वर चाहिए होता है प्रोसेसिंग के लिए, और क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग के लिए उसको क्या चाहिए होता है, ब्राउजर चाहिए होता है उस कोड को, उस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, जो कि क्लाइंट की मशीन के ऊपर हो रहा होता है। अब स्क्रिप्ट होता है कि जनरली प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो एक प्रोग्राम होता है आप लोगों के पास वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये शो कर रहा है रिलेशन किस चीज का, क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड का, कि एक नेटवर्क के ऊपर किस तरह से काम हो रहा है। सबसे पहले अगर देखें हमारी जो क्लाइंट एंड है उसके अंदर हमारे पास क्या चीज है, ब्राउजर और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ब्राउजर के ऊपर आपको एप्लीकेशन शो हो रही होती है और वो ही एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करती है जो कि किधर जाती है, हमारे पास सर्वर साइड के ऊपर। और सर्वर के अंदर हमारे पास बैक एंड डेटाबेस होता है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पेजेस होते हैं जो कि प्रोसेस करने के बाद हमें रिक्वेस्ट में इन रिटर्न में क्लाइंट पे रिजल्ट्स रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इस कंपैरिजन टेबल से आपको दोनों स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस समझ आ जाएगा, एक सर्वर साइड में भी और क्लाइंट साइड में। सबसे पहले बेसिक के सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती क्या है, वर्क्स इन बैक एंड एंड विच कुड नॉट बी विजिबल एट द क्लाइंट एंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की प्रोसेसिंग होती है वो विजिबल नहीं होती है क्लाइंट को, वो सर्वर के अंदर आपकी हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड क्लाइंट साइड में हमारे पास क्या होता है, वो उसकी जो स्क्रिप्ट की विजिबिलिटी होती है वो यूजर के सामने होती है। प्रोसेसिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को रिक्वायर सर्वर इंटरेक्शन, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को सर्वर रिक्वायर होता है प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन क्लाइंट साइड को सर्वर रिक्वायर नहीं होता, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को सर्वर रिक्वायर नहीं होता प्रोसेस करने के लिए। लैंग्वेजेस हमने देखी सर्वर साइड में कौन सी थी, PHP, ASP.NET, Ruby on Rails, Cold Fusion, Python, etc. सेम एज इट इज क्लाइंट साइड पे हमारे पास कौन सी थी, HTML, CSS, JavaScript, etc. इफेक्ट हमारे पास क्या पड़ता है, could effectively customize the web pages and provide dynamic websites। डायनामिक वेबसाइट्स प्रोवाइड हो सकती हैं जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में बनाई जाए। कैन रिड्यूस द लोड ऑफ द सर्वर, क्लाइंट साइड हमारे पास क्या करती है, सर्वर का लोड रिड्यूस करती है, क्योंकि क्लाइंट साइड को सर्वर नहीं चाहिए होता प्रोसेस करने के लिए, वो लोकल यूजर की मशीन के ऊपर ही अपनी स्क्रिप्ट को रन कर लेती है। सिक्योरिटी, सर्वर साइड हमारे पास रिलेटिवली सिक्योर होता है और क्लाइंट साइड हमारे पास इनसिक्योर होता है, क्योंकि ये हमारे पास यूजर के लोकली उसी क्लाइंट की मशीन के ऊपर रन हो रहा होता है। अब इस लेक्चर के लास्ट में हमने जो लैंग्वेजेस पढ़नी है, जो स्टडी करनी है, उनका जनरल इंट्रोडक्शन हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
एक ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूज होती है या डॉक्यूमेंट्स डिजाइन करने के लिए यूज होती है वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए, एक वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए। इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस असिस्ट कर रही होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास CSS है और जावास्क्रिप्ट है, और डिफरेंट हमारे पास सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी आ सकती है। एक चीज जो हमें इंपॉर्टेंटली याद रखने की जरूरत है वो क्या है कि HTML के अंदर हमारे पास टैग्स यूज होते हैं हर चीज को प्रेजेंट करने के लिए। दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक टैग एलिमेंट और दूसरा हमारे पास एलिमेंट कंटेंट। हमेशा जो भी टैग ओपन होगा वो टैग हमारे पास क्लोज होगा। नीचे अगर आप देखें तो एग्जांपल में P का टैग यूज किया गया है और उसको एंड पे क्लोज भी किया गया फॉरवर्ड स्लैश के साथ, और जो उस टैग के मिडिल के अंदर है वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट कंटेंट है। P का टैग हमारे लिए यूज होता है पैराग्राफ के लिए। इसको अगर आप स्टार ओपन और क्लोज होने के मिडल में नहीं देते एलिमेंट कंटेंट को, तो वो इफेक्ट उस एलिमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें HTML के बारे में जो कि हम तेजी से देख लेते हैं। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. HTML elements are represented by tags. HTML tags label pieces of content such as heading, paragraph, table, and so on. Browser do not display the HTML tags but use them to render the content of the page. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें HTML के बारे में कि ये किस तरह से काम करती है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से बताते हैं ब्राउज़र को कि उसने कंटेंट को डिस्प्ले करना। अब आगे ऑनवर्ड जाने से पहले HTML के अंदर वाइडली लैंग्वेज क्यों है वेब के लिए, कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले वेब पेज डेवलपमेंट, इसके अंदर आप वेब पेजेस की डेवलपमेंट कर सकते हैं। HTML इज यूज्ड टू क्रिएट पेजेस व्हिच आर रेंडर्ड ओवर द वेब। ऑलमोस्ट एवरी पेज ऑफ वेब इज हैविंग HTML टैग्स इन इट टू रेंडर इट्स डिटेल्स इन ब्राउजर। अब ब्राउजर को कम्युनिकेट करने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज चाहिए होती है, HTML के। सेकेंड हमारे पास है इंटरनेट नेविगेशन। नेविगेशन क्या है, किसी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करना। किस तरह, जैसे आप लोग google.com लिखते हो, उसके बाद आप सर्च के अंदर गूगल में जो चीज़ सर्च करनी होती है उस टेक्स्ट बॉक्स में देते हो, जैसे ही बटन पे क्लिक करते हो वो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर नेविगेट कर देता है, नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है। रिस्पॉन्सिव UI, रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस। रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस क्या है हमारे पास कि एक वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, लेआउट वो डिफरेंट है हर डिवाइस के लिए। जैसे अगर मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, टैब है, वो जो साइट है उसका जो कंटेंट है वो अपने लिहाज से क्या करता जाएगा, अपने इंटरफेस को, लेआउट को चेंज करता जाएगा। ऑफलाइन सपोर्ट, HTML पेज अगर एक दफ़ा लोड हो जाए तो उसको आप सेकेंड टाइम ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन के ऊपर। उसके लिए आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए होगा अगर एक दफ़ा पूरा HTML पेज लोड हो जाता है। गेम डेवलपमेंट के अंदर भी हमारे पास नेटिव सपोर्ट आती जा रही है, जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए एक गेम को सपोर्ट HTML प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। Cascading style sheet is a style sheet language used for describing the presentation of a document within a markup language like HTML. HTML हमारे पास बेसिकली एक लेआउट या एक स्ट्रक्चर डिफाइन करी होती है, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर बॉक्सेस, कलर्स, एनिमेशंस, ये सारी की सारी CSS डाल रही होती है। CSS हमें क्यों चाहिए होती है, टू मेजर रीजंस। एक, अपने साइट के स्ट्रक्चर को, प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए। सेकंड, हमें डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, लार्ज स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर एक पूरी इमेजेस को, पूरी साइट को व्यू करने के लिए, उसको उसके लिहाज से डायनामिकली चेंज करने के लिए। जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वेब डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है
जो कि मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हो रही होती है हमारे पास। ये हमें एक रन टाइम पे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही होती है। जब हम एक अपनी साइट की रनिंग में होते हैं उस टाइम के ऊपर डायनामिकली जावास्क्रिप्ट हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि हमारे ब्राउजर के ऊपर ही रन हो जाती है ये लैंग्वेज। और इसमें हम देखें सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव इफेक्ट्स विद इन वेब ब्राउजर। अब वो क्रिएटिव इंटरैक्टिव इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? कंट्रोल मल्टीमीडिया, एनिमेशंस इन इमेजेस, आपकी स्लाइडिंग ऑफ इमेजेस। आपने देखा होगा डिफरेंट साइट्स के ऊपर स्लाइडर्स होते हैं, वो किस में बने होते हैं? हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट क्यों चाहिए था? जावास्क्रिप्ट इसलिए चाहिए थी, ए हाईली रिस्पॉन्सिव लैंग्वेज है जो कि यूजर इंटरफेस को इम्प्रूव करती है, यूजर के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती है डायनामिकली, विदाउट हैविंग टू वेट फॉर द सर्वर टू रिएक्ट एंड शो अनदर पेज। डिफरेंट पेजेस को शो कराने के लिए सर्वर से रिस्पॉन्स लेने के बजाय वो डायरेक्ट ब्राउजर के ऊपर हमारे पेजेस को इन लास्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि हम अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करेंगे PHP। PHP के लिए हम देखें सबसे पहले PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP is a scripting language that is freely available and used primarily on Linux web servers. PHP originally derived from personal home page tools, now stands for PHP Hypertext Preprocessor। हमारे पास जो PHP है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि लिनक्स वेब सर्वर पे भी रन होती है, और इसका कोड एग्जीक्यूट होता है सर्वर के ऊपर एज कंपेयर अल्टरनेटिव टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमने क्या कहा था कि कौन सी है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है क्लाइंट एंड पे, PHP हमारे पास एग्जीक्यूट होती है सर्वर एंड पे। हमारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? PHP। That's the end of this lecture. Thank you.